हेलो बच्चों, आज हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है क्रिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। इन सब के बारे में इनकी परिभाषा, इनकी डिफाइन पढ़ेंगे और क्रिया की परिभाषा को जानेंगे। आइए, क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी काम का होना करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। यानी काम के करने के ढंग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। याद रखिएगा कि धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूपों को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि बेटा ये बताओ आप क्रिया है तो क्रिया का निर्माण कैसे करोगे, अगर आपको धातु दिया गया है तो आप ये कह दोगे कि सर अगर मैं इसमें ना प्रत्यय जोड़ दूं तो जो हमारा धातु है वो हमारा क्रिया का रूप ले लेगा। देखते हैं कैसे। हमें धातु दिया गया है, प्रत्यय दिया गया है और हमें बनाना क्या है? क्रिया बनना है। तो चल, चल में अगर मैंने ना जोड़ दिया तो चलना, मतलब ये क्रिया हो गया। धातु पढ़, प्रत्यय ना लगा देने से क्रिया बन जाता है पढ़ना। हंस, धातु है, प्रत्यय ना लगा दिया और हंस क्या हो गया? हंसना, दैट मीन्स क्रिया हो गया। इसी प्रकार हम सब एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। आप जानते हैं क्रिया के भेद या उसके प्रकार। तो हम जानते हैं क्रिया के दो प्रकार होते हैं, या रचना बनावट के आधार पर क्रिया के दो प्रकार ही होते हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। अब हम लोग जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उनके उदाहरण पढ़ के हम लोग अकर्मक और सकर्मक को जानेंगे। सबसे पहले आते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना होती है। क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पड़े वह सकर्मक क्रिया, यानी कर्म की संभावना हो पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से समझना, सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि क्रिया में कर्म के होने का पता चलता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। डिफाइन में क्या लिखा गया है कि जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े तो वे कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। उदाहरण अगर जिससे मैं कहता हूँ राम फल खाता है, अगर मैं तो प्रश्न पूछता हूँ राम क्या खाता है तो आप उत्तर दोगे फल खाता है, मतलब इसमें कर्म के होने का पता चल रहा है। राम गाना गाता है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ राम क्या करता है तो आप सीधा उत्तर दोगे कि गाना गाता है। यानी सकर्मक क्रिया को जानने की एक प्रवृत्ति ये भी है कि हम अपने आप स्वयं प्रश्न करें और प्रश्न करने पे हमें उसका उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। आइए अकर्मक क्रिया जानते हैं। जिस क्रिया में कर्म के होने का पता नहीं चलता है वो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये छोटी डिफाइन है। आइए लिखा क्या है अकर्मक क्रिया की डिफाइन। जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझना, जैसे हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पढ़ना। रवि हंसता है। अब रवि क्यों हंसता है इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स इज अकर्मक क्रिया कहलाएगा। आइए जानते हैं कि क्रिया के और भी कुछ प्रकार के भेद होते हैं, जैसे पूर्वकालिक, द्विक कर्म, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एवं क्रिया का समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से याद रखना, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करते तो पहली क्रिया जो होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हमको दिया गया, रीना खाकर सो गई, दुष्यंत पानी पीकर सो गया, राम पत्र लिखकर चला गया। ये है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। दृढ़ कर्म क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस क्रिया में दो कर्म हो वह दृढ़ कर्म क्रिया कहलाती है। कर्म का मतलब होता है कर्तक ने कर्म को, किसको? कर्म को। इससे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। किसको? को पढ़ाई। किसको किसको पढ़ाई? रीना ने बच्चों को पढ़ाई।
दैट मीन्स यहाँ पे दो कर्म पढ़ रहे हैं। कितने कर्म हैं? दो कर्म। हमें पता है, हमने पढ़ा है, प्रत्यय पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है कि कर्तक ने कर्म को, तो किसको को, यानी रीना ने बच्चों को, रीना ने बच्चों को क्या पढ़ाई? अंग्रेजी पढ़ाई। यहाँ पे द्विक्रम यानी दो कर्म के होने का बोध हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा? द्विक्रम क्रिया कहलाए। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। फिर से याद रखिएगा, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जहां आवाज़ या ध्वनि में बल लग जाता है, यानी अधिक बल लगता है, वह क्या कहलाएगा? संयुक्त क्रिया कहलाएगा। जैसे मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है। तो इन सभी ध्वनियों में हमारी आवाज़ की जो ध्वनि है उसमें अधिक बल लग रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? यानी वे क्रिया जिनसे यह पता चलेगी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराने के लिए प्रेरित करें, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वाना। यानी उदाहरण हम कह सकते हैं चलाना, चलवाना, उठाना, उठवाना आदि सारे के सारे शब्द हैं वो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। याद रखिएगा, जो प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें जो हमारा धातु होता है उसमें आना तथा वाना लगा होता है, इस पे हमें ध्यान देना है। अब हमारी जो दूसरी क्रिया आती है वो है सहायक क्रिया, जिसे हम लोग मुख्य क्रिया के साथ जोड़कर इसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करते हैं, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया में जैसे हैं, हूँ, हैं, था, थी, थे, ता, ती, ते, गा, गे, गे आदि उदाहरण हम देख सकते हैं। वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा, यानी नाम धातु जो होती है वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। आई होप, मुझे लग रहा है कि चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। जो टॉपिक आप मुझे बताएंगे, जिस चीज़ में भी, जिस डिफाइंस में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू बच्चों।